वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आर के कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 11 से 15 जून 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन हमारे लिए आएगा यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के फिर से महासचिव कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं एंटोनियो गुटेरेस। आपको पता होगा कि एंटोनियो गुटेरेस ही पहले भी यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं और इस बार भी उनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए चयनित किया गया है। और इनका ये जो दूसरा कार्यकाल होगा वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इसको माइंड में रखिएगा कि 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा इनका दूसरा कार्यकाल। और अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कौन बने हैं, तो वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूएनओ से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन बने थे, तो वो बने थे ट्रिग्विली, जो कि नॉर्वे देश से थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। भारत कब सदस्य देश बना यूएनओ का, तो 1945 ईस्वी में ही। और अभी वर्तमान देश कितने हैं यूएनओ में, तो वो हैं 193 यानी कि 193। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है हर साल, तो वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो वो किया गया है अभी ब्रिटेन में। ये जो 47वां जो G7 शिखर सम्मेलन है ये काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, इस देश में होगा इस देश में होगा किया हुआ था सभी ने, लेकिन अब फाइनली ये ब्रिटेन में हुआ है। और इसका जो अध्यक्षता है वो यहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि बोरिस जॉनसन ने किया है। और ये कब हुआ है इसको याद रखिएगा, ये हुआ है 11 और 13 जून को 2021 में। कहाँ पे हुआ है, तो ब्रिटेन में। कौन से जगह पे, तो कॉर्नवेल जगह पे हुआ है, ब्रिटेन के कॉर्नवेल में। इसमें क्या चर्चा किया गया है, कई बार बताया गया है आपको, इस बार भी बताया जा रहा है। देखिए इसको कि इसमें हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे, तो G7 के जो जितने देश हैं वो सब तो शामिल हुए ही हैं। 7 देश हैं ऐसे। कौन कौन से देश हैं वो थोड़ा कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि हर बार बताया गया है आपको। उन 7 देशों के साथ हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया जो है वो तीनों देश अतिथि के रूप में इसमें आमंत्रित किए गए थे। क्योंकि भारत जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल नहीं है। तो इसलिए जब भी G7 का जो सम्मेलन होता है उसमें भारत और जितने भी देश अभी बताया गया आपको, ये सब अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है, तो वो किया है राजस्थान की सरकार ने। अब ये क्या है इसको समझिएगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे चुके हैं। अब ये ऐसी योजना है जिसमें किसानों को बिजली बिल में फ़ायदा मिलेगा। उन्हें अब बिजली बिल में हर महीने 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। ऐसे मान लीजिए इसको, ऐसे समझ लीजिए इसको कि जो सरकार है वो किसानों को 1000 रुपया बिजली बिल में माफ़ कर देगी। देख लीजिए यहाँ पे राजस्थान से क्या क्वेश्चन बनेंगे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बताया गया है आपको कई बार। गवर्नर है कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार है। और यह है कहाँ पे, तो राजस्थान में ही। राजस्थान का लोक नृत्य कौन कौन सा है उसको देखेंगे यहाँ पे। कठपुतली नृत्य है, चाकरी नृत्य है, पानीहारी और घूमर। ये सब जो है वो राजस्थान के लोक नृत्य है, जिनमें घूमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि ये किसका लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है राजस्थान का। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 8 जून को। अब ये ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया है, क्यों मनाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका, इसको जान लीजिए। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं
ऐसे तो अनगिनत कोशिकाएं हैं, लेकिन हम उनको अरबों खरबों में मान के बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हम उन कोशिकाओं को काउंट ही नहीं कर सकते हैं। हम एक मानक तौर पे उनको मान चुके हैं कि हमारे शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं बस। तो उन्हीं कोशिकाओं में एक विकार आ जाता है। क्या आ जाता है कि कोशिकाएं जो है वो हमेशा डिविजिबल होती हैं, उनमें जो विभाजन होता है वो लगातार चलते ही रहता है। तो यही होता है कि जब कोशिकाओं का जो विभाजन है वो अनियंत्रित रूप से जब होने लगे, उनमें कोई रोक टोक नहीं, विभाजन हो रहा है तो हो ही रहा है, उसी टाइम में उसी को हम कहते हैं ट्यूमर। ये विभाजन जो है वो आगे चल के एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। अनियंत्रित रूप से जो विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ नुकसान तो होगा ही, तो वही नुकसान ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाता है। सेम चीज़ ब्रेन में भी होता है कि ब्रेन में अनियंत्रित तौर पे जब कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है तो ये एक ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेती है। और यही ब्रेन ट्यूमर अगर सही इलाज ना मिले इसको, यही ट्यूमर कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो इसी के ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए और जनमानस को ब्रेन ट्यूमर बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए इस वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि किस राज्य की सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है? तो वो किया है असम की सरकार ने। ये क्या है इसको समझिएगा कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया है, जिसमें उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा जो कि कोविड-19 के चलते अपने माता पिता को खो चुके हैं। देख लेते हैं असम से क्या क्वेश्चन बनेंगे। असम की राजधानी है दिसपुर में, इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी बताया गया आपको। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। असम के नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। असम के लोहित नदी पे जो स्थित है भूपेन हजारिका पुल, ये भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। अब देखेंगे कि असम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो भूटान, बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश हैं इसके। और लोकसभा सीट इसकी 14 है, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ में शीर्ष स्थान पे रहा है? वो रहा है अमेरिका। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा कि कौन सा देश 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ पे शीर्ष पे रहा है। बिटकॉइन क्या है इसको अभी आपको समझाया जाएगा। ये बिटकॉइन एक करेंसी होती है जिसके निवेश में और उससे लाभ कमाने में अमेरिका टॉप पे रहा है। कुछ टाइम पहले अमेरिका ही इस बिटकॉइन को बैन करने पे पड़ा हुआ था, लेकिन अभी यही अमेरिका इससे लाभ कमा रहा है। मतलब पूरे दुनिया को ये खबर दे चुका था कि यहाँ पे हम बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी यही सबसे ज़्यादा लाभ कमा रहा है इस बिटकॉइन से। खैर अभी हम देख लेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है और इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको। बिटकॉइन क्या होता है? एक बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। बिटकॉइन क्या होता है? ये एक ऐसी करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। इसको ना तो आप छू सकते हैं ना पॉकेट में रख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि हमारे पास इतना बिटकॉइन है। ये बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल वर्चुअल है और डिजिटल करेंसी है। ये बहुत बड़ा बात है कि ये वर्चुअल भी है और डिजिटल भी है। ये करेंसी है बिटकॉइन, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के इस लाइन में बिटकॉइन टॉप पे है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर और महंगा करेंसी चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के रूप में, जिसका खोज कौन किया है? सतोशी नाकामोटो। ये फाउंडर है इसके, जापान से। फाउंडर को लेके इसमें सबसे बड़ा मतभेद है कि अभी तक यही कंफर्म नहीं हुआ है कि इसके ये जो फाउंडर है वो कितने लोग हैं। अभी आप ये समझ रहे होंगे कि ये कोई आदमी है, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये सतोशी नाकामोटो कोई आदमी नहीं है। एक फाउंडर कह कि ये प्रकाश में आया है, ये मर्द है कि औरत है, कितने लोग हैं इसमें ये भी पता नहीं है। बस एक नाम कह के आ चुका है कि इसके फाउंडर ये हैं। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है, तो वो है सतोशी नाकामोटो। अब इसमें एक सर्वाधिक पॉपुलर, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना गया है? तो वो माना गया है एल सल्वाडोर को। ये एक ऐसा देश है जो कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान चुका है, यानी कि वहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर कोई भी बैन, प्रतिबंध नहीं है। आप वहाँ पे इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अच्छा, अगर क्रिप्टो करेंसी की ही बात करें तो ब्रिटेन जो है वो अपना अलग ही क्रिप्टो करेंसी बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 12 जून को। जैसे कि आप
क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ही यही होगा कि बाल श्रम को बंद करना। जैसे कि हम देखते होंगे कि कई चाय के दुकान होते हैं या फिर होटल वगैरह होते हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो काम करते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए कि ये बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, और इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि बाल श्रमिकों को इस कुचक्र से दूर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो वो किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ये ऐप जो है वो आधिकारिक तौर पे भारत सरकार द्वारा लॉन्च की जाएगी, जिसको लॉन्च करेगा आयुष मंत्रालय। इस ऐप में क्या होगा इसको समझिए। अभी तो आप देख ही रहे होंगे कोरोना भैया हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। हर जगह पे लॉकडाउन है। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि कोरोना भैया से ना लड़ रहा हो। कुछ लोग तो जीत भी लिए हैं इनसे, जिसमें इजराइल टॉप पे है, रसिया भी लाइन में लग चुका है। लेकिन भारत अभी बहुत पीछे है, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे महाज्ञानी लोग हैं जो कि मास्क मुंह पे नहीं सर पे लगा के घूमते हैं। उनको नेता बनने का बहुत शौक है, मेन बात यही है और कुछ नहीं है। वो नेता बनना चाहते हैं, उनको कोई टोपी ला के दे दे जो वो सर पे लगाए और मास्क मुंह पे लगाए। खैर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस ऐप को क्यों लॉन्च किया जा रहा है भाई, क्या खासियत है इसकी। तो इस ऐप का एक खासियत है कि इसमें योग का सारा निर्देश दिया जाएगा आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में योग दिवस आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। अच्छा, आप बता सकते हैं वो कब आ रहा है, किस तिथि को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बताइएगा ज़रा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुष मंत्रालय नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च कर चुकी है, जिसमें अब ऑनलाइन तरीके से आपको योग करवाया जाएगा। एक वैसे समझिए वर्चुअल टीचर होगा उसमें, जो कि आपको योग के बारे में सारी नॉलेज देगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने वाले तकनीक को विकसित किया है। अब कुछ लोग को ये पता ही नहीं होगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का मतलब क्या होता है, तो उसको IIT कहा जाता है। ये हिंदी में अर्थ है इसका कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT। तो ये किसने विकसित किया है, तो वो किया है IIT खड़गपुर ने। अब ये कैसी टेक्निक है, क्या खासियत है इसका, इसको समझिए कि अभी भारत में आप देख ही रहे होंगे कि कौन कौन सा तूफान आ रहा है। ताउते, यास, इस तरह के तूफान आ चुके हैं भारत में। हमने तितली को भी देखा है तूफान के रूप में। तो इस तरह के जो चक्रवाती तूफान आ रहे हैं, इससे आप देख ही रहे होंगे कितना इससे नुकसान हो रहा है। तो इसी जो संकट है उसको देखते हुए IIT खड़गपुर ने एक नई टेक्निक को विकसित किया है, जिसकी सहायता से अब हम आने वाले चक्रवात के ऊपर पहले से ही निगरानी रख सकते हैं कि वो कितने टाइम में, कितने बजे, कितनी गति से किस स्थान को हिट करेगा। ऐसे तो ये टेक्निक हमारे पास पहले ही से ही मौजूद है, क्योंकि मीडिया को ये खबर पहले ही से पता चल जाती है कि कौन सा तूफान कितनी स्पीड से आने वाला है, कब किसी को हिट करेगा। लेकिन मीडिया के इस कदम को देख कर ही हमारे IIT खड़गपुर ने ये स्पेशल टेक्निक को विकसित किया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं निवार, तौकते, इस तरह के जो है, ये सब चक्रवाती तूफान हैं और इनका जो नामकरण है उसको लेके क्वेश्चन आता है, कौन सा चक्रवात का नाम किसने रखा है। तो अभी करंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। निवार जो तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, उसका नामकरण किसने किया है, तो वो ईरान ने किया है। ताउते, तौकते भी कई जगह इसको लिखा जाता है, तो इसका नामकरण म्यांमार में किया है। यास ओमान ने, गुलाब ये पाकिस्तान ने किया है। अब कुछ कर तो नहीं सकता बेचारा, तो नामकरण ही करेगा, तो गुलाब दिया है उसने नाम इसका। शाहीन किसने किया है नामकरण, तो वो कतर ने किया। ये शाहीन भी एक चक्रवाती तूफान है और गुलाब भी एक चक्रवाती तूफान है। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, क्योंकि गुलाब और शाहीन दोनों ही एक उर्दू वर्ड हैं और दोनों ही नामकरण देश करने वाले हैं, जो कि इस्लामिक देश हैं, उर्दू बहुल ये जो देश हैं। तो यहाँ पे गुलाब और शाहीन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, माइंड में ढुका लीजिए इसको। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित द बेंच नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है मेघन मार्कल के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।